नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की, विपक्ष के बीजेपी पर हमले की। देखेंगे 8 राज्यों में एसआईआर के बाद कुल कितने कटे नाम। केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला क्या हमला। धोखेबाज बीजेपी, धोखेबाज प्रधानमंत्री। जानेंगे होली से पहले मोदी सरकार ने लोगों को कैसे दिया झटका, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कैसे राजनीतिक बयानबाजी के भेंट चढ़ा पीएम मोदी का कार्यक्रम। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद पर लगे शोषण के आरोपों पर द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी सदानंद सरस्वती का बयान। मामले को बताया साजिश, कहा सनातन को बदनाम किया जा रहा। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई ने मारी बाजी, शांतनु शेखर बने अध्यक्ष। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार सिफत फैज ने हासिल की जीत। मध्य प्रदेश विधानसभा में बेरोजगारी के मुद्दे पर गरमाई सियासत। युवाओं को दिए गए रोजगार का डेटा नहीं दे पाए राज्य मंत्री गौतम टेटवाल। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने वीडियो शेयर कर सरकार के दावों पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में संदिग्ध श्रेणी में डाला गया भारतीय स्टार क्रिकेटर ऋचा घोष और उनकी बहन का नाम। पिता ने किया दावा, हमने सभी जरूरी दस्तावेज समय पर कर दिए थे जमा। आपको अलग नहीं किया जा सकता, सीजीआई सूर्यकांत ने वकीलों के लिए कही बड़ी बात। बोले न्याय देना केवल न्यायाधीशों की जिम्मेदारी नहीं। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की जान जाने के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध और तेज हो गया है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की कसम खा ली है। सबसे पहले देश की कमान संभालने के लिए नए सुप्रीम लीडर का चुनाव किया गया और ईरान ने बदले की कसम खाई है। उसके सपोर्ट में रूस भी आ गया है और अब यह जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलती नजर आ रही है, जिसे लेकर पूरी दुनिया टेंशन में है। देखिए ये रिपोर्ट। ईरान ने अमेरिका और इजराइल से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। एक तरफ इन हमलों में सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की जान जाने से पूरे ईरान में शोक पसरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी सेना ने इन हमलों का जवाब देने के लिए कमर कस ली है। इसके संकेत मिलते हैं तेहरान के करीब कोम शहर में बनी जामकरान मंदिर पर फहराए गए लाल झंडे से, जिसका मतलब है खून का बदला खून से लेना। इसके साथ ही धर्मविद आयतुल्ला अराफी को अस्थायी रूप से ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। आंतरिक बागडोर संभालने के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। बताया जा रहा है कि उसने दक्षिण इजराइल में मौजूद न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया है। इसके अलावा उसने हिंद महासागर में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 चलाया है, जिसके तहत अमेरिकी जहाजों के लिए हथियार ले जा रहे शिप्स को टारगेट किया गया है। उसकी तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट को भी बंद कर दिया गया है। उधर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का कहना है कि उनकी सेना ईरानी सरकार से जुड़े ठिकानों पर लगातार और तेज हवाई हमले कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ खामनेई की जान लेकर अमेरिका और इजराइल ने बड़ी मुश्किल मोल ले ली है। पूरी दुनिया में उनके खिलाफ नारे गूंज रहे हैं। खासतौर पर शिया मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, यहां तक कि अमेरिका में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं रूस और उत्तर कोरिया भी ईरान के समर्थन में उतरे हैं। रूस ने तो अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि खामनेई पर हमला जान लेने का अपराध है। वहीं उत्तर कोरिया ने भी ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अवैध आक्रमण बताया। हमास ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और ईरान को हर तरह की मदद देने की बात कही है। इस बीच गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के विदेश मंत्रियों की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। जीसीसी में 6 देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग होता है। इस काउंसिल में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं। हालात बिगड़ता देख ब्रिटेन ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में अपने नागरिकों से घर में ही सुरक्षित रहने की अपील की है। मौजूदा हालात में यह जंग और तेज होनी तय मानी जा रही है, जिसे लेकर पूरी दुनिया टेंशन में है। वेटिकन सिटी में पोप लियो ने शांति की अपील की है, लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग से दुनिया भर में चिंता का माहौल है, तो एआई इंपैक्ट समिट में विपक्ष के शर्टलेस प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी पर बवाल मच गया है। चिप को दिल्ली की पटियाला कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं विपक्ष ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और सरकार को घेरा है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप को दिल्ली के एआई समिट में विरोध प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। चिप के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों से अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। पिछले दिनों कोर्ट ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को जमानत दे दी। हालांकि रिहाई से कुछ समय पहले पुलिस ने सेशंस कोर्ट में अपील की और सेशंस कोर्ट ने जमानत पर स्टे लगा दिया, जिसके बाद उदय भानु को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है।
अब कांग्रेस ने पुलिस के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपा के दबाव में दिल्ली पुलिस के मिडनाइट ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन चोरी छिपे ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बेल मिलने के बाद पुलिस ने चोरी छिपे सेशंस कोर्ट जाकर बिना हमारा पक्ष सुने या जानकारी के बेल ऑर्डर पर स्टे ले लिया। ये न्याय नहीं बल्कि सरकार के इशारे पर किया गया षड्यंत्र है। अधिवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान ने स्पष्ट किया कि कैसे कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर हमारे अध्यक्ष उदय भानु को जेल में रखने की साजिश रची गई। हमने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हमें पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा और सच की जीत होगी। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम चाहे जितना दमन कर ले, हम डरेंगे नहीं। भारत विरोधी ट्रेड डील के खिलाफ आवाज बुलंद रहेगी। वहीं एक और पोस्ट में इंडियन यूथ कांग्रेस ने कहा कि कल आधी रात को पुलिस की तरफ से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड बढ़ाने की अर्जी दी गई, जिसे न्यायालय ने अवैध बताते हुए खारिज कर दिया और हमारे अध्यक्ष उदय भानु चिप को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। एक पल के लिए लगा कि सत्ता का ये दमन अब रुकने वाला है, लेकिन दिल्ली पुलिस के ऊपर से कुछ और ही निर्देश थे। जब हमारे वकील जमानत मुचलके आदि की कानूनी कार्यवाही कर रहे थे, तब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच चुपके से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ सेशंस कोर्ट पहुंच गई। हमारे पक्ष को सुने बिना ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट के जमानत आदेश पर स्टे लगा दिया गया और अगली सुनवाई की तारीख 6 मार्च तय की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते दिनों कोर्ट ने चिप को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। जमानत में यह शर्त भी है कि चिप अपना पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोर्ट में जमा करवाएंगे, लेकिन सेशंस कोर्ट ने जमानत पर स्टे लगा दिया, जिसे विपक्ष ने बीजेपी की चाल बताया है। वहीं इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 मार्च को होनी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के मामले में लगातार चर्चा हो रही है, तो सुर्खियों में इस वक्त एसआईआर प्रक्रिया भी बनी हुई है। देश के 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो गई है और बाकी जगह इस प्रक्रिया से जुड़ा काम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। वहीं यह प्रक्रिया पूरी कर चुके राज्यों में वोटर्स की संख्या में बड़ा अंतर सामने आया है। कई लाख वोटर्स के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू किया और अब ये प्रक्रिया 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामने आया है कि पूरी मतदाता सूची में से 3 करोड़ से ज्यादा नाम कम हो गए हैं, यानी करोड़ों वोटर्स मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं। जैसा आप जानते हैं कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर का दूसरा चरण शुरू किया गया था, जिसमें बस एक राज्य छोड़कर सभी जगह की फाइनल मतदाता सूची आ गई है। दूसरे चरण के तहत कुल 8 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की गई। एसआईआर की प्रक्रिया से पहले कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 36 करोड़ थी और एसआईआर के बाद कुल मतदाताओं की संख्या 32 करोड़ 87 लाख हो गई है, यानी कुल 3 करोड़ 13 लाख मतदाता हटा दिए गए हैं। एसआईआर की फाइनल सूची जारी करने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा शामिल है। लिस्ट जारी करने वाले केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप शामिल है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की लिस्ट आना अभी बाकी है। यही नहीं, चुनाव आयोग ने एसआईआर के तीसरे चरण को शुरू करने की भी तैयारी कर ली है। तीसरे चरण के तहत 17 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश में ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं तीसरे चरण में लगभग 40 करोड़ वोटर के लिए प्रक्रिया की जाएगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे चरण में 40 करोड़ वोटर में से कितने वोटर्स के नाम कटते हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद अब भी जारी है। इस बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ अपने तेवर तल्ख कर दिए हैं। उन्होंने 1 मार्च को जंतर मंतर पर जनसभा की और इस दौरान वो बीजेपी पर जमकर हमलावर नजर आए। तो क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर एक सभा को संबोधित किया। कथित आबकारी मामले में बरी होने के बाद ये उनका पहला शक्ति प्रदर्शन था। इस दौरान उन्होंने आबकारी मामले में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों को धन्यवाद किया और इस फैसले को बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा करार दिया। साथ ही बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला। केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी बीजेपी को धोखेबाज बताया। धोखेबाज विजेंद्र गुप्ता, धोखेबाज बीजेपी, धोखेबाज प्रधानमंत्री, धोखेबाज गृहमंत्री। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि इनको सिर्फ सत्ता की हवस है। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। देश जाए भाड़ में उनकी बला से। उनको केवल एक ही चीज है, सत्ता की हवस है। केवल और केवल सत्ता चाहिए। सुबह से उठ के शाम तक
मोटा भाई और मोदी जी केवल बैठ के ये देखते हैं कि सत्ता कैसे। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को डरपोक बताया और कहा कि पीएम मोदी को सबसे डर लगता है। संसद में नहीं गए, बोले मेरे को सारी महिलाएं पकड़ के पीटेंगे। आपको सोनम वांगचुक से डर लगता है, आपको महिलाओं से डर लगता है, आपको केजरीवाल से डर लगता है, आपको ट्रंप से डर लगता है, आपको अमेरिका से डर लगता है। अरे डर डर के कितना जियोगे मोदी जी, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। पीएम मोदी पर अपना तंज कसते हुए उन्होंने आगे कहा कि मुझे गिरफ्तार करके पीएम मोदी और अमित शाह ने बड़े बड़े संदेश दिए हैं कि खबरदार, अगर किसी ने ईमानदारी से काम किया तो केजरीवाल जैसा हाल कर दूंगा। पीएम मोदी ने नौजवानों को संदेश दिया है कि खबरदार, कोई राजनीति में आया नहीं तो केजरीवाल जैसा हाल कर देंगे। उन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार करके 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों को तोड़ा है। जैसा आप जानते हैं कि अभी हाल ही में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत दी थी। अदालत ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। कथित शराब घोटाले मामले में कोई भी सबूत पेश न कर पाने पर सीबीआई को कोर्ट ने फटकार भी लगाई है, जिसके बाद बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है। और अब खुद अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, जिससे सरकार बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है। केजरीवाल ने बीजेपी को घेर लिया है तो कांग्रेस ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल 1 मार्च से सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे होली से पहले जनता की जेब पर बोझ बढ़ गया है। इसे लेकर अब कांग्रेस ने मोदी सरकार को वसूली सरकार और पीएम मोदी को महंगाई मैन बताते हुए घेरा है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। होली से पहले आम आदमी की जेब पर एक बार फिर बोझ बढ़ गया है। 1 मार्च 2026 से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल आया है। सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम 28 रुपए से लेकर 31 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। तेल कंपनियों के ताजा अपडेट के बाद महानगरों में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमतें अब आसमान छू रही हैं। बड़े शहरों की बात करें तो दिल्ली में 1740 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 1768 रुपए 50 पैसे की कीमत हो गई है एक सिलेंडर गैस की। वहीं मुंबई में 1792 रुपए से बढ़कर 1720 रुपए, कोलकाता में 1844 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 1875 रुपए 50 पैसे, चेन्नई में 1899 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 1929 रुपए और पटना में 1989 रुपए 50 पैसे तक कीमतें पहुंच गई हैं। इस बढ़ोतरी के तुरंत बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी को महंगाई मैन करार दिया। पार्टी ने लिखा कि होली से ठीक पहले महंगाई मैन मोदी ने महंगाई का तगड़ा झटका दे दिया है। आज 1 मार्च से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के लिए आपको 31 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। इससे पहले कमर्शियल एलपीजी के दाम 1 जनवरी 2026 को 111 रुपए बढ़ाए गए थे। 1 फरवरी 2026 को 50 रुपए बढ़ाए गए थे। मतलब 2026 की शुरुआत में ही नरेंद्र मोदी ने कमर्शियल एलपीजी को करीब 200 रुपए महंगा कर लोगों की जेब पर डाका डाल दिया है। मोदी सरकार मतलब वसूली सरकार। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू रसोई गैस के दाम स्थिर है, लेकिन जानकारों का मानना है कि कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से बाहर खाना पीना और मिठाइयां महंगी हो सकती हैं। होली के मौके पर यह बढ़ोतरी रेस्टोरेंट और हलवाइयों के बजट को बिगाड़ सकती है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा। होली से पहले लोगों को महंगाई का झटका लगा है तो अजित पवार के विमान हादसे पर एएआईबी की चौंकाने वाली जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। 22 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट ने महाराष्ट्र के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। ये रिपोर्ट न सिर्फ हादसे की गंभीरता को दर्शाती है, बल्कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर भी कड़े सवाल खड़े करती है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के विमान हादसे से जुड़ी जांच रिपोर्ट सामने आई है। 28 जनवरी को हुए इस हादसे को लेकर एएआईबी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला खुलासा बारामती रनवे की हालत को लेकर हुआ है। इस रनवे की आखिरी बार रिकारपेटिंग मार्च 2016 में हुई थी, यानी पिछले 10 सालों से इस पर कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ है। रनवे की सफेद पट्टियां मिट चुकी थीं और बजरी उखड़ रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि इस जर्जर हालत के बावजूद यहां लगातार वीवीआईपी मूवमेंट्स होते रहे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार था? बारामती एयरपोर्ट के पास अपना मौसम विभाग भी नहीं है, जो विमानों की सुरक्षित लैंडिंग के लिए जरूरी माना जाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हादसे के वक्त मौसम पायलट के साथ नहीं था। दरअसल सुरक्षित लैंडिंग के लिए 5000 मीटर की विजिबिलिटी जरूरी होती है, लेकिन उस सुबह ये केवल 2000 से 2500 मीटर की ही थी। एक और तकनीकी खामी ये रही कि रनवे 11 की तरफ हवा की चाल बताने वाला कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। पायलट को यह अंदाजा ही नहीं मिल पाया कि हवा किस दिशा से और कितनी गति से टकरा रही है। दरअसल सुबह 8:19 पर प्लेन एटीसी के संपर्क में आया। पायलट ने पहले रनवे 11 पर उतरने की इजाजत मांगी। अगले 6 सेकंड में इसे बदलकर रनवे 29 किया। आखिरकार फिर से रनवे 11 को चुना।
रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एटीसी के साथ पायलट का संपर्क करीब 25 मिनट तक रहा। लैंडिंग की कोशिश नाकाम रही क्योंकि रनवे दिखाई ही नहीं दे रहा था। दूसरी कोशिश के दौरान सुबह 8:44 और 13 सेकंड पर पायलट के मुंह से आखिरी शब्द ओ शिट निकले और फिर प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन अपने तय रास्ते से भटक कर रनवे के 50 मीटर बाईं तरफ गिरा और वायरल वीडियो में प्लेन को 90 डिग्री पर घूमते हुए भी देखा गया, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पायलट ने अपना कंट्रोल खो दिया था। AAIB की यह रिपोर्ट सिर्फ तकनीकी विफलता नहीं बल्कि एक प्रशासनिक लापरवाही की तरफ भी इशारा करती है। 10 साल से मरम्मत का इंतजार करता रनवे और अधूरे उपकरण किसी भी राजनेता या नागरिक के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। अभी अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन शुरुआती तथ्यों ने सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी के उल्टे पड़े दाव की। तो हाल ही में पीएम मोदी ने कांग्रेस के युवा नेताओं के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था और अब एक बार फिर मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधना चाहा, लेकिन यह दांव भी उन पर ही उल्टा पड़ गया। HPV टीकाकरण अभियान में पीएम ने जो बयान दिया उसने विपक्ष के मंत्री को भड़का दिया और उन्होंने पीएम के भाषण की आवाज म्यूट करवा दी, जिसके बाद वहां का माहौल गर्मा गया। राजस्थान के अजमेर से शुरू हुआ देशव्यापी HPV टीकाकरण अभियान राजनीतिक हंगामे की भेंट चढ़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को इस कदर नाराज किया कि उन्होंने न सिर्फ कार्यक्रम का ऑडियो म्यूट करवाया बल्कि विरोध में मंच छोड़कर बाहर निकल गए। दरअसल HPV टीकाकरण को लेकर पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन चल रहा था। इस दौरान पीएम ने कहा कि आज की कांग्रेस पुरानी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रही। कांग्रेस की विचारधारा अब पूरी तरह से बदल चुकी है। ये MMC यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन गई है। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी MMC बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये MMC है। पीएम के इस बयान ने कार्यक्रम में मौजूद विपक्षी नेताओं के बीच हलचल पैदा कर दी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भाषण के दौरान ही सभागार का साउंड म्यूट करा दिया। हालांकि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हस्तक्षेप कर तुरंत ऑडियो दोबारा चालू कराया। इस तनातनी से भड़के डॉक्टर अंसारी कार्यक्रम के बीच से ही उठकर बाहर चले गए। मंच छोड़ने के बाद डॉक्टर अंसारी ने मीडिया के सामने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने दो टूक कहा कि हर मंच को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। ये स्वास्थ्य का कार्यक्रम था, चुनावी रैली नहीं। अगर केंद्र सरकार ऐसी घटिया बयानबाजी करेगी तो झारखंड सरकार उनसे मुफ्त टीका नहीं लेगी। हम अपने संसाधनों से टीका खरीदकर राज्य की बच्चियों को लगाएंगे। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने अंसारी के रवैये को गलत बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण म्यूट करना मर्यादा और संस्कारों के खिलाफ है, लेकिन टीकाकरण को लेकर ये आयोजन कहीं न कहीं राजनीतिक बयानबाजी की भेंट चढ़ गया, जिसे लेकर अब हर तरफ चर्चा हो रही है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।